तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले अपडेट दे देता हूं आपको एंटीलिया केस की। कल 19 मार्च रात करीब 10:30 बजे एनआईए की टीम पुणे से, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम आई थी फॉरेंसिक लैब से। ये लोग एंटीलिया के बाहर पहुँचते हैं, ठीक उसी जगह पर जहाँ 25 फरवरी को स्कॉर्पियो पार्क की गई थी। खास बात यह थी कि इनके साथ सचिन वाजे भी थे। किस्मत का खेल देखिए, 25 फरवरी को सचिन वाजे उस जगह पर एक जांच अधिकारी के तौर पर थे, उसके बाद भी कई बार वो गए। कल एक मुजरिम के तौर पर वो एंटीलिया के बाहर थे एनआईए की हिरासत में। और क्यों ले जाया गया उनको? सीन रिक्रिएट करने के लिए। और सबसे कमाल की बात ये थी कि कल फॉरेंसिक की जो टीम आई वो अपने साथ बहुत सारे कैमरे लेकर आई थी और उन्होंने अलग अलग जगह पे कैमरे रखे। और उसके बाद सचिन वाजे को एक कुर्ता पहनाया गया, उनका चेहरा रुमाल से ढका गया, आसपास की लाइट बंद की गई। चूँकि मीडिया की टीम वहाँ पहुँच चुकी थी, हमारी कुलीग विद्या भी थी वहाँ पे। इन लोगों से कहा गया कि आप लोग अपने कैमरे की लाइट मत जलाइएगा क्योंकि हम कुछ शूट कर रहे हैं और वो सेम लाइट में शूट करना है जो 25 फरवरी को एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें एक शख्स पीपी सूट जैसा जो कुर्ता था और चेहरे पे मफलर रुमाल उसी तरह से चल रहा था। तो उस चीज़ को रिक्रिएट करना था और ये करना इसलिए था कि एनआईए देखना चाहती थी कि क्या वो शख्स सचिन वाजे ही है। और इसके लिए ठीक सीसीटीवी में कैद वो शख्स जहाँ से जहाँ तक चला, कैमरे में जो कैद हुआ, उतने ही दूर तक सचिन वाजे को चलाया गया, करीब 8 से 9 बार। और उनके हर मूवमेंट को कैमरे में कैद किया गया कि चलते वक्त उनका हाथ कितना हिलता है, दायां हाथ या बायां हाथ कितना आगे या पीछे जाता है, पैर कितना मुड़ता है, उनकी कमर उस वक्त उसका मूवमेंट क्या होता है, चेस्ट अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, सर किधर होता है, मतलब वॉकिंग पैटर्न पूरा क्या है सचिन वाजे का, ये चीज़ उन्होंने कैमरे में अलग अलग एंगल से कैद किया। और उसको मिलान करेंगे अब वो उस सीसीटीवी फुटेज में जो मिला है, और अगर दोनों का वॉकिंग पैटर्न मिल गया तो ये एक पुख्ता सबूत होगा अदालत में एनआईए की तरफ से कि इस सूट में वो शख्स कोई और नहीं सचिन वाजे है। एनआईए ने इसकी कहानी भी बताई। उसने बताया कि 25 फरवरी को जब स्कॉर्पियो पार की गई, उसका सचिन वाजे इनोवा में बैठकर चले गए। फिर वापस वो कुर्ता पहनते हैं और रुमाल से चेहरा ढकते हैं और एंटीलिया की तरफ आते हैं कुछ देर बाद ये देखने के लिए कि जो गाड़ी जो स्कॉर्पियो उन्होंने पार की वो अपनी जगह है या उसको हटा दिया किसी ने। तो ये चेक करने के लिए वो दोबारा उस जगह पे पहुंचते हैं और इत्तेफाक से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। तो कल बाकायदा इसका ट्रायल हुआ, फॉरेंसिक टीम की निगरानी में उनके हर मूवमेंट को कैद किया गया। और अगर ये चाल मिल गई तो सचिन वाजे के लिए मुश्किल है। दूसरी अपडेट ये है कि एटीएस जो मनसुख हिरेन के कत्ल की जाँच कर रही है, उस एटीएस ने एनआईए की स्पेशल कोर्ट में आज एक एप्लीकेशन दी कि उसे डाउट है कि मनसुख हिरेन के कत्ल में कहीं ना कहीं या कत्ल की साजिश में सचिन वाजे का हाथ है। इसलिए वो सचिन वाजे की वो पुलिस कस्टडी चाहती है ताकि उनसे पूछताछ कर सके। लेकिन एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने यह कहा कि अभी 25 मार्च तक सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है, तो फिलहाल वो उन्हें नहीं दे सकते। 25 मार्च को जब हिरासत की मियाद पूरी होगी तब वो उनकी इस अर्जी पे गौर करेंगे और बहुत मुमकिन है कि 25 मार्च के बाद जब एनआईए की हिरासत ख़त्म हो जाए और तब तक अगर एनआईए के पास ये केस ना आए मनसुख हिरेन वाला, तो फिर अभी तक एंटीलिया की साजिश की बात बता रहे हैं सचिन वाजे एनआईए को। 25 मार्च के बाद वो एटीएस की हिरासत में होंगे और एटीएस उनसे मनसुख हिरेन के कत्ल के बारे में सवाल जवाब करेगी। तो ये अपडेट इस केस में। अब आइए आज की कहानी पर आते हैं। आज की जो कहानी है पुलिस की तफ्तीश की एक नायाब कहानी है, इसलिए कि इस केस में इतने सारी चीज़ें थी कि खुद पुलिस उलझी हुई थी। कहानी बिहार के गया इलाके की है, गया के एक गाँव की है। उस गाँव में एक रिटायर्ड फौजी रहते हैं, पीएन सिंह। पीएन सिंह के 3 बेटे, तीनों की शादी हो गई। शादी के बाद उनके बच्चे हुए, तो घर में 3 बेटे, बहुएँ और 11 पोते पोतियाँ, पूरा खुशहाल परिवार साथ में सब रहते थे। 2013 में एक रात उस घर की दीवार पर 10 नाम लिखे मिलते हैं। जो नाम लिखे गए थे वो बड़ा सीक्वेंस में लिखे गए थे। पहले 5 नाम लड़के के थे और आखिरी के 5 नाम लड़कियों के, और कुल मिलाकर ये 10 नाम थे। और ये 10 के 10 जो नाम थे ये पीएन सिंह के पोते और पोतियों के थे और उन्हीं के घर के दीवार के बाहर ये नाम लिखे थे। तो पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि इस नाम का मतलब क्या है। फिर ये लगा कि किसी बच्चों की है कि चलो इस घर में इतने बच्चे रहते हैं, बचपन में कई लोग होता था अपने नाम लिखने का शौक, लिख दिया होगा। तो इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। बट सुबह होते होते उस घर से 5 लाशें मिलती हैं और इत्तेफाक से जो सीक्वेंस में नाम लिखे गए थे, पहले 5 नाम लड़कों के थे और आखिरी के 5 नाम लड़कियों के। पहले 5 नाम जो 5 लड़कों के थे वो सही सलामत थे, उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो 5 नाम लड़कियों के थे
उन पांचों लड़कियों के उस घर के अंदर 5 अलग अलग कमरे में लाश पड़ी हुई थी। उन पांचों को गोली मारी गई थी। पुलिस पहुंचती है, मौके पर तफ्तीश होती है। इसके बाद दीवार पर लिखे हुए इस नाम की बात भी पुलिस के कानों तक आती है। पुलिस देखती है, हैरान भी होती है। बट ये पहली समझ में नहीं आई कि दीवार के ऊपर 10 नाम, 10 में से शुरू के 5 नामों को बख्श दिया गया, नीचे के 5 नामों को कत्ल कर दिया गया और इत्तेफाक से वो 5 कत्ल होने वाली लड़कियां थी, लड़कों को छुआ भी नहीं गया। अब जब तफ्तीश हुई तो फिर पूरी कहानी इस तरह से सामने आई कि जो रिटायर्ड फौजी पीएन सिंह, इस घर के मुखिया, जिनके पोता पोती 3 बेटे बहू घर में रहते थे, वो उस रात घर के बाहर दालान में सो रहे थे। लाशें 5 लड़कियों की अलग अलग कमरों में मिली, 5 को गोली मारी गई। दूसरी बात, उस घर में इतना बड़ा परिवार रहता था, लेकिन उस रात हैरानी की बात यह थी कि उन 5 लड़कियों के अलावा उस घर में और कोई नहीं था। पीएन सिंह खुद घर के बाहर सो रहे थे। तो जब तफ्तीश हुई कि कहाँ हैं, तो पता चला कि उस परिवार के जो 5 बच्चे थे वो अब पड़ोस में एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ जाकर सो गए थे। लड़कियाँ सिर्फ घर में सो रही थी। अब फिर यह हुआ कि इन लड़कियों के जो चाचा और पिता हैं और जो माँ हैं और चाची हैं वो कहाँ थी। तो पता चला कि पीएन सिंह के तीनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर उस रात गांव से ही थोड़ी दूरी पर उनका पुलिस स्टेशन लगता है, वो वहाँ गए थे एक रिपोर्ट लिखाने। और रिपोर्ट उनके पड़ोसियों के खिलाफ थी। रिपोर्ट ये थी कि उनका कुछ पुराना ज़मीन जायदाद का झगड़ा भी था, लेकिन ये था कि उनकी बच्चियों को छेड़खानी के मामले में वो रिपोर्ट लिखाने गए थे कि उनके साथ छेड़खानी करते हैं पड़ोस के लोग। तो पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये सारी कहानी सामने आई। परिवार से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने सीधे पड़ोसी पर शक जताया। चूँकि मामला बड़ा गंभीर था, एक साथ 5 लाशें मिली थी। पुलिस ने पड़ोस के जिस पड़ोसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उस परिवार के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करने लगी, लेकिन केस खुल नहीं रहा था। इस दौरान में पुलिस अपनी तरफ से सारी चीज़ें तफ्तीश कर रही है, लेकिन कातिल और कत्ल का मकसद नहीं पता चल रहा है। दीवार पर लिखे हुए नाम से भी उसकी पहली सुलझ नहीं रही है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। गांव के लोग गुस्से में भी थे, क्योंकि 5-5 कत्ल और लड़कियों का कत्ल, और सारी लड़कियां जिनकी कत्ल हुआ, जिनका वो 11 से 17 साल की उनकी उम्र थी। पुलिस बहुत तफ्तीश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी बाहरी कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद फिर पुलिस की टीम नए सिरे से घर की छानबीन करती है। तो जब छानबीन करती है तो 2 चीज़ें मिलती है। एक, उस घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, मतलब कोई बाहर से तोड़कर या ताला तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर अंदर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कोई जानकार है। नंबर 2, 5 लड़कियां अपने कमरे में सो रही थी और 5 लड़कियों को गोली मारी गई, लेकिन उस गोली की आवाज़ ना पड़ोसी छोड़िए, जो बाहर में दालान में उनके दादा सो रहे हैं, उन तक के कानों में गोली की आवाज़ नहीं आई। ये भी हैरान करने वाली थी। 3, उसी रात उस परिवार के 5 बच्चे पड़ोस के घर में जाकर क्यों सो रहे थे। 4, उस घर के तमाम बाकी जो बड़े लोग थे वो घर से बाहर थे और बच्चियाँ अकेली थीं। और तीनों भाई का अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाना पड़ोसी के खिलाफ एक साथ, ये भी बड़ी अटपटी सी चीज़ लग रही थी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पुलिस को साजिश की जो बू लगी वो ये कि मामला कुछ इंटरनल है, लेकिन माहौल ऐसे थे, घर में 5 लाशें, रोना पिटना कोहराम, सबूत को है नहीं, आप किससे पूछताछ करें। पर पुलिस गुपचुप तरीके से अपना काम करती रही। काम करते करते पुलिस को बहुत सारी जो सबूत थे वो इकट्ठा करने लगे, पड़ोसियों से पूछताछ करने लगे। इधर पड़ोसी को जो गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ में कोई मिल नहीं रहा था। इसी दौरान में पोस्टमार्टम के बाद उन सभी की लाशें मिल गई, उनका अंतिम संस्कार हो गया बच्चियों का। फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जो फिंगरप्रिंट्स उठाए उससे भी कुछ नहीं मिला। जो दीवार पे हैंडराइटिंग थी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि किसने लिखा और क्यों लिखा। तो पुलिस की तफ्तीश बढ़ती रही, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान में एक पुलिस वाले ने सोचा कि क्यों ना, जब बाहर का कोई शक है नहीं, तो घर वालों पे पूरा ज़ीरो इन किया जाए और हर एंगल से इनकी जांच की जाए। तो पता करना शुरू किया गया। क्या था, इस रात जिस रात ये कत्ल हुआ, इस घर के तीनों भाई और अपनी पत्नियों के साथ पुलिस में पड़ोसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गए थे। तो वहाँ पता चला कि हाँ जी, ये लोग आए थे, रिपोर्ट लिखाया था। तब उनकी मौजूदगी वहाँ पे भी साफ़ हो गई। जो दादा थे वो बाहर सो रहे थे, उनका कोई रोल नहीं था तफ्तीश में। फिर पुलिस के हाथ खाली थे। 2013 का मामला था। उस वक्त बिहार और बाकी जैसे दूर दराज के इलाकों में, अभी भी गांव में, ये जो टेक्निकल सर्विलांस होता है, मोबाइल लोकेशन और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पुलिस वाले, अब तो चूँकि खैर 8 साल पुराना मामला हो गया, अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, तो इन चीज़ों को बड़ा अहमियत नहीं दी जाती थी। वो पुराना जो ढर्रा था इन्वेस्टिगेशन का, उसी को फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ फिर पुलिस वालों को लगा कि नहीं, इस परिवार के पास, सभी के पास मोबाइल है, इस मोबाइल के ज़रिए कातिल को ढूंढते हैं। उन्होंने मोबाइल के अब लोकेशन ट्रेस करना शुरू किए।
तो 3 भाइयों में से पहले भाई का उस रात का लोकेशन वो थाने के इर्द गिर्द मिला, जो वहाँ का टावर था उसी से वो मिल रहा था। दूसरे भाई और उसकी पत्नी का भी और पहले वाले की भी पत्नी का भी लोकेशन वही मिला। तीसरा जो भाई था, जब उसका लोकेशन ट्रेस किया तो पुलिस चौंक उठी। उसका लोकेशन उस रात पुलिस स्टेशन में था ही नहीं, बल्कि उसका लोकेशन उसी गांव का दिखा रहा था जिस गांव में उसका घर था, और वो टावर उसी को कैच कर रहा था। अब कई बार बयान हुए थे, तीनों भाई ने कहा था वो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन एक भाई का मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा गांव में है उस रात जब 5 बच्चों का कत्ल हुआ। पुलिस का माथा ठनका। अब पुलिस ने रीज़न ढूंढना शुरू किया हाथ रखने से पहले, क्योंकि सिर्फ लोकेशंस के ऊपर और लोगों का गुस्सा भी था, हमदर्दी भी थी परिवार से, उठा लेना गिरफ्तार कर लेना बहुत ज़्यादा है कि लोग भड़क जाते, तो पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। लोकेशन से शक हो गया इस तीसरे बेटे पे कि इसकी गांव में मौजूदगी है, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहा है। इस दौरान में उस पड़ोसी से जिसके खिलाफ इन्होंने शिकायत की थी घर वालों ने, जो गिरफ्तार किए गए, उनसे उनके रिश्तेदारों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि हाँ, ज़मीन जायदाद का इनका पुराना झगड़ा है, लेकिन छेड़खानी और ये सारी चीज़ें ये झूठी बात थी, और इसीलिए कभी पुलिस ने इससे पहले रिपोर्ट भी नहीं लिखी। तो इनका एक मसला चला रहा था, लेकिन इस मसले में कई बार इस परिवार ने धमकी दी थी, तुम लोगों के साथ ऐसा करेंगे कि फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होगी। ये लाइन जब पुलिस ने सुनी कि फांसी से कम सज़ा नहीं होगी, और इधर 5 लाशें, कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ा। लोकेशन मोबाइल का गांव। आखिरकार पुलिस के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस को यकीन हो गया कि इस कत्ल के पीछे घर के किसी शख्स का हाथ है, और इसी के बाद पुलिस ने उस शख्स से, उस तीसरे शख्स को बुलाया, उससे पूछताछ की और पूछा कि उस रात तुम पुलिस स्टेशन में नहीं थे। वो घबरा गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पुलिसिया अंदाज में पूछा गया, अच्छा, इस गिरफ्तारी को और पूछताछ को भी बड़ा उस वक्त सीक्रेट रखा गया था, इसलिए कि जिस घर में कत्ल हुआ उसी घर के उसी बच्चियों के बाप या चाचा में से एक को किसी को उठा ले, और जो 5 बच्चियाँ मरी थी उनमें से एक का ये बाप भी था और बाकी बच्चियों का चाचा, तो गांव वाले और भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो बड़ी खामोशी के साथ पुलिस ने अपना काम किया, उसको उठाया, उससे पूछताछ की, और आखिरकार वो टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया। फिर उसके दोनों भाइयों और बाप को बुलाया गया, लगा कि ये लोग भी शामिल हैं। तो जब उनके सामने पूरी कहानी रखी गई तो वो यूँ थी कि पड़ोसियों के साथ झगड़ा था ज़मीन जायदाद को लेकर। इधर इस घर में 5 बच्चियाँ थीं, तीनों भाई के, बेटियाँ बड़ी हो रही थीं, 11 से 17 साल उम्र हो गई थी। इनमें से एक भाई हमेशा कहता था कि मैं अपने पड़ोसी को ऐसा सबक सिखाऊंगा और ऐसे केस में फंसाऊंगा कि कम से कम फांसी होगी और हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन जायदाद का भी झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक और चीज़ थी कि घर में 5-5 बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी है, इनका दहेज है, तो बेटियों का बोझ भी उसके दिमाग में था। तो उसने कहा कोई ऐसा काम करो जिससे इन दोनों चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, एक पड़ोसी से और दूसरा बेटियों की शादी करने और दहेज से भी बच जाए। और बस ये बात वो अक्सर कहा करता था, लेकिन दहेज वाली और बेटियों वाली ये बात नहीं कहता था। बस इतना कहता था कि पड़ोसी को ऐसी सबक सिखाएंगे कि फांसी से कम नहीं होगी। और इसी के बाद एक रात प्लानिंग के तहत उसने घर के तमाम 5 बच्चों को पड़ोस के यहाँ सोने भेज दिया और फिर दोनों भाइयों से कहा कि चलो आज रिपोर्ट लिखाते हैं, इनको सबक सिखाते हैं। आधे रास्ते साथ गया, बाकी दोनों भाई को कहा तुम पुलिस स्टेशन पहुँचो, मैं कुछ कागज़ और लेकर आता हूँ। उसके बाद ये वापस घर आता है। घर आने के बाद एक एक करके कमरे में जाता है, अपनी बेटी समेत अपनी भतीजों को सभी को गोली मारता है। गोली मारने के बाद घर से बाहर निकलता है और फिर उसी गांव में घूमता रहता है। उसके बाद जब इसके भाई और भाभी सब आ जाते हैं तब ये घर आता है और उसके बाद इस कत्ल आम का खुलासा होता है। जब ये कहानी खुद उसके घर वालों ने, उसके बाप ने, उसके भाइयों ने, उसकी पत्नियों ने सुनी तो उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई कि दुश्मनी निभाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है। ये अजीब सी है कि अपने ही घर की 5 बच्चियों को मार दिया और बेटियों को कोई इस तरह से बोझ मान सकता है कि उनकी शादी के डर से वो उनका कत्ल कर दे। बट ये दोनों चीज़ें इस कहानी में हुई। फिर उससे पूछा गया कि इस दीवार पे जो 10 नाम लिखे थे, पता चला कि उसी ने लिखे थे और जानबूझ के उसने जो उसकी सही हैंडराइटिंग उस हैंडराइटिंग से मिलता जुलता नहीं लिखा था ताकि पकड़ में ना आए। और ये इसलिए लिखा था ताकि इसको एक पहेली बना के और ये साबित किया जा सके कि देखो कत्ल होना था 10 का, बट 5 बच्चे दूसरे घर में सो रहे थे इसलिए बच गए, लड़कियाँ बची हुई थी इसलिए वो मारी गई। तो इस साजिश के तहत उसने दीवार पर यह नाम लिखा था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस केस को, जिस तरीके से उस वक्त जो हालात थे, जो इन्वेस्टिगेट किया और आखिरकार असली कातिल को पकड़ा। फिर जिसने भी जो कहानी सुनी वही एक तरह से चौंक उठा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। फिलहाल ये मामला लोअर कोर्ट में अभी चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया। इसका जब भी फैसला आएगा क्या कुछ होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज कहानी में इतना ही।
अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है, उम्मीद है कि कल हमारा भी अच्छे से संडे गुजरे, आपका भी। तो मंडे नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।